Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki, and this is the last part of Poets and Pancakes, chapter number 6, one of the toughest chapters of standard 12. वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, टफेस्ट ही है। हम आखिरी पार्ट पे है, सिर्फ 2 पैराग्राफ है और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखी गई है। देखो मैंने कितना हार्ड वर्क करके रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली 20 वर्ड्स है। देन एक पिक्चर दिखा देता हूँ। एलिगेंट पेपर बैग अमेरिकन ओरिजिन है, ऐसा वर्ड होगा। पेपर बैग मतलब ये जो पर्टिकुलर कवर रहता है ना, इसको एलिगेंट पेपर बैग बोलते हैं। एक हल्का सा सादा सा पेपर बैग होता है। आपकी टेक्स्ट बुक देख लो, टेक्स्ट बुक का पेपर बैग अलग है, एकदम सिंपल सा है। ये जो हार्ड सा लग रहा है ना, हार्ड कवर होता है ना, ये जिसको एलिगेंट पेपर बैग अमेरिकन ओरिजिन बोलते हैं। देन इस पर्टिकुलर आखिरी 2 पैराग्राफ में द गॉड दैट फेल्ड कन्फेशन है 6 लोगों का। अगेन वापस मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा। स्टीफन स्पेंडर। हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। 2 पैराग्राफ है, जस्ट ऊपर से बताया क्या है। द ग्रेट प्रोस राइटर मतलब पता है ना, प्रोस एंड पोएम होता है, जैसे गद्य और पद्य होता है। प्रोस मतलब ये लंबे लंबे से लेसन से। ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट मतलब जो महान प्रोस राइटर से शायद वो एडमिट ना करे। बट माई कन्विक्शन का वर्ड मतलब नीचे देख लो बेटा। अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ मतलब मेरी मान्यता ऐसी है। माई कन्विक्शन मतलब मेरी मान्यता ग्रोस स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ द जीनियस। वापस एक वर्ड आया आपके लिए, परस्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परस्यूट? कुछ पाने की कोशिश करना। परस्यूट मतलब कुछ पाने की कोशिश करना। वापस इस लाइन को हम पढ़ते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, शायद एग्री नहीं करेंगे, बट मेरा ये मानना है और ये मेरा मानना हमेशा डे बाय डे स्ट्रांग होता जाता है दैट प्रोज राइटिंग मतलब ये जो लेसन्स लिखना होता है ना, प्रोज लिखते हैं हम, इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ द जीनियस। शायद जीनियस ये नहीं ही करना चाहते। इस जीनियस लोग क्यों? क्योंकि जो जीनियस लोग होते हैं ना, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं होता है, उनके अंदर जो परजर्विंग ड्रज होता है वो नहीं होता है। देखते मतलब क्या होता है तीनों का। पेशेंस तो आपको पता ही है किस चीज़ का नाम है। परसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक रहने वाला या बार बार होने वाला, चिरस्थायी या सतत। अब परजर्विंग ड्रज जो वर्ड है, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति हु कंटिन्यूज टू वर्क हार्ड डिस्पाइट डिफिकल्टीज इवन इफ वर्क इज रिपीटेटिव और लो पेइंग। तो जीनियस लोग ये सब काम नहीं कर सकते। हर्ट और श्रंकन मतलब हर्ट ऐसे छोटा हो जाना। वापस इट इज फॉर द पेशेंट, एकदम पेशेंट लोग होते हैं ना, पेशेंस जिसके अंदर ज्यादा होता है। मतलब ये किसके लिए बात कर रहे हैं ये लोग? प्रोज राइटर्स कैसे होते हैं? पेशेंट होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, नीचे मतलब था, जिनके अंदर परजर्वरिंग ड्रज होता है और जिनका हार्ट इतना छोटा हो चुका है दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। अगर बड़ा हार्ट कोई बड़ी चीज होती है उसको तोड़ना आसान होता है, लेकिन इनका हार्ट भी इतना, जो प्रोज राइटर्स होते हैं उनका हार्ट धीरे धीरे कहां से कहां जाएगा, पैराग्राफ देखना। इतना हार्ट इतना छोटा होता है कि इस हार्ट को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हर्ट्स और श्रंकन का मतलब होता है दिल का छोटा हो जाना। अगेन वापस बहुत खतरनाक वर्ड आ गया, रिजेक्शन स्लिप। रिजेक्शन स्लिप का मतलब होता है अ फॉर्मर नोटिस सेंड बाय एन एडिटर और पब्लिशर टू एन ऑथर विथ रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। नहीं, जैसे एक बंदा होता है, उसको जैसे समझो आपके सिग्मा सर है, उन्होंने एक बुक लिख दी, बराबर है, फिलोसॉफी की, क्योंकि उनकी एक अलग से फिलोसॉफी चलती है, बहुत बड़े महान इंसान है। तो फिलोसॉफी की बुक लिख दी और उसको एक पब्लिशर को भेज दिया। अब पब्लिशर ने इसको रिजेक्ट करके भेज दिया, तो उसको बोलते, जो रिजेक्ट करके जो स्लिप भेजी उसको बोलते रिजेक्शन स्लिप। मनुस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी गई चीज़। यहाँ पे अ वेरी ओल्ड बुक और डॉक्यूमेंट दैट वाज रिटन बाय हैंड, या तो मैन्यूस्क्रिप्ट या तो हाथ से लिखी गई होती है या तो एक पुरानी बुक होती है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम मतलब ये जो राइटर होते हैं ना, प्रोज राइटर, उनको हाथ में कोई रिजेक्शन स्लिप भी आ जाए ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता, और जीनियस लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. Again, इस लाइन में अगेन देखो कैसे कैसे वर्ड है जो अच्छा है। जैसे हमारे सामने जो पढ़ने बैठे वो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, इनको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसमें लाइन में कुछ पता नहीं चला। He at once
सेट्स अबाउट का मतलब होता है टू बिगिन डूइंग और डिक्लाइनिंग समथिंग। टू बिगिन मतलब कुछ चीज़ की शुरुआत करना, और डिक्लाइनिंग नहीं, डीलिंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को। मतलब ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस, मतलब वो एक लॉन्ग प्रोज पीस को लिखने की शुरुआत करता है, फ्रेश कॉपी, एंड सेंस इट ऑन टू अनदर एडिटर एंक्लोजिंग। अब एंक्लोजिंग ऑफ पोस्टेज का मतलब पता है इसका मतलब क्या? जब देखो, जैसे मैंने एक लेटर लिखा, और लेटर लिख के मैं ए हूँ, मैंने बी को लेटर लिखा, और ये लेटर बी के पास जाता है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एन आंसर। तो यार ये सामने वाला बंदा मुझे आंसर कब देगा? इसके लिए मैंने क्या किया, इस लेटर को एंक्लोज करते वक्त इसके अंदर एक पोस्टल टिकट डाल दी, पोस्टेज, ताकि ये इसको पोस्ट का चार्ज ना लगे, ये वापस मुझे रिप्लाई करे और ये जो टिकट है उसके अंदर लगा दे, पोस्टेज। इसका मतलब क्या? एक बार इसने वापस एक प्रोस राइटिंग लिखा, लिखते ये लोग उसको फ्रेश कॉपी को वापस किसी को, नए एडिटर को भेजते हैं, नए एडिटर को भेजते वक्त उसके अंदर पोस्टेज टिकट लगा देते हैं, ताकि वो लोग ये मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ के वापस रिप्लाई दे दे, ठीक है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज। वापस कितना खतरनाक लिखा। पहले तो आपको पहले जो 3 लाइन थे वहां पे ऐसा बोलना चाहते हैं, द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। कोई इस चीज के साथ एग्री नहीं करेगा, बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ द जीनियस। प्रोज राइटिंग कभी भी एक जीनियस का परस्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग पेशेंट नहीं रहते। इट इज फॉर द पेशेंट परसिस्टेंट परसर्विंग ड्रज विद हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप भी अगर हाथ में आ जाए, डोंट मीन अ थिंग टू देम या तो हिम। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on to another editor, enclosing a postage for the return of the manuscript. गुजराती में इसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इट वॉज फॉर सच पीपल, ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू जो एक न्यूज़पेपर है, उसने एक छोटी सी अनाउंसमेंट की। कहाँ पे पता है? आपके पेपर में कोई एक ऐसा पेज होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई पढ़ता नहीं है, तो अनइम्पोर्टेंट पेज के अंदर इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, एक ऐसा कॉर्नर जहां पे कोई अपनी नजर भी नहीं डालता, वहां पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट कर दी। किसने? द हिंदू ने। द हिंदू कौन है? जैसे दिव्य भास्कर है आज का, वैसे एक न्यूज़पेपर है। अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। और आपको पता है ये सब कम्युनिज्म के अगेंस्ट में हो रहा है। जब जो अभी तक का वीडियो देख के बैठा है, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट था, और ये ऑर्गेनाइज था ब्रिटिश पीरियडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। अभी अगर द एनकाउंटर की बात की जाए ना, तो स्टीफन स्पेंडर का नाम आएगा। अभी भी गूगल कर लो आप, स्टीफन स्पेंडर कौन था? वो इसके अगले वाले वीडियो में जो पोएट जेमिनी स्टूडियो में आया था वो था। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। और हाँ, हम ये बता दें, जेमिनी लिटरेटी मतलब जेमिनी स्टूडियो का ये सब कुछ चल रहा है। तो जेमिनी स्टूडियो में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उसने कभी द एनकाउंटर का नाम नहीं सुना है। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट नोन कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब चीज। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल। पीरियडिकल मतलब जो हर एक पीरियड पे, जैसे वीकली होता है, कोई पेपर डेली आता है, कोई वीकली आता है, कोई मंथली आता है, कोई 15 डेज अ वीक आता है, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंड कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। आपको पता चला पोस्टेज क्यों? मैं मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड तक भेजूँ, क्योंकि ये इंग्लैंड का स्टोरी कंटेस्ट था उससे पहले, और मेरा पोस्टेज, मेरा जो पैसा पोस्टेज में लगने वाला था, क्योंकि मैं इतना अमीर भी नहीं था, तो मेरा जो पोस्टेज में पैसा लगने वाला है, उससे पहले मैं ये पीरियडिकल के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता था। इन दोज डेज, उस जमाने में, द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड एंड नोटिस, साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इन टू एन फोरबिडन एरिया। अगेन यहाँ पे जो लिखा है, बहुत जो लिखा है वो नहीं, कुछ और ही बताना चाहते ये लोग आपको। ये ऐसा बोलना चाहते हैं जैसे नहीं कोई सेलिब्रिटी वाला एरिया होता है जहाँ पे बाहरी वाला व्यक्ति अलाउड नहीं है, तो ये ऐसा लिखा है, इन दोज डेज, उस वक्त में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, उसका एंट्रेंस मतलब गेट ऐसा था जहाँ पे कोई नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े लीटर में, मैंने नीचे लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो।
ये रहा इनसिग्निफिकेंट वाला हो गया। एनकाउंटर वॉज अ ब्रिटिश लिटरेरी, ये वाला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद में एंट्रेंस वॉज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस, दिस वॉज टू मेक द एंट्रेंस फील लाइक अ फॉरबिडन एरिया। इन सब का मतलब लिखा है, आप नीचे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरा काम है पैराग्राफ पढ़ाना। तो वो ऐसा बताना चाहते हैं कि आप नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू, आप उस एरिया में घुस रहे हो जहां पे आप अलाउड नहीं हो। उस जमाने में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी का एंट्रेंस कैसा था? विथ नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू आर स्नीकिंग इनटू एन एरिया वेर यू आर नॉट अलाउड, या तो एक फॉरबिडन एरिया में आप जा रहे हो। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. खतरनाक लिखा है ना, एकदम खतरनाक। इस लाइन का मतलब ऐसा होता है जहां पे एनकाउंटर की कॉपी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, द एनकाउंटर की कॉपीज, कुछ कॉपीज ऐसी है जिसके पेजेस मतलब ऐसे इतनी बार रीड की गई है, मतलब एकदम फटी हालत में है, और कुछ कॉपी ऐसी है जो मतलब जिसको किसी के बाप ने रीड नहीं किया है। देखो वापस रीड करो। एंड देयर वेर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, मतलब एकदम फ्रेश है, एंड ऑलमोस्ट अनटच बाय रीडर्स, मतलब बहुत कुछ तो खतरनाक तरीके से रीड किए गए। इन सब का मतलब नीचे मीनिंग के साथ लिखा है, आप देख लेना, मैंने मेरे हिसाब से पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, मैंने जब द एनकाउंटर का एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड द बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। आपको पता है ना, इसने श्रंकन हार्ट पहले भी यूज़ किया, क्योंकि इन लोगों का जो प्रोस राइटर होते हैं उनका हार्ट बड़ा छोटा हो जाता है ताकि जल्दी टूट ना जाए। तो एडिटर का नाम जब पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग, हर्ड अ बेल रिंगिंग का मतलब होता है स्टरिंग एंड ऑफन इनडिस्टिंक्ट मेमोरी। श्रंकन हार्ट मतलब यार कुछ हुआ, एडिटर तो स्टीफन था, ये कैसे हो गया? स्टीफन स्पेंडर, सॉलिड शॉक लगा इसको। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज। अरे, आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian film discovers each other by singing the same song in the first reel, in the final reel of the film. मतलब एक थोड़ा सा इतनी 4 लाइन लिख दी इन भाई साहब ने, क्या बोलना चाहते हैं? मैंने जैसे ही स्टीफन का नाम ऐसे दिमाग में आया, यार ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा भाई है। और ऐसे एनवेलोप को ऐसे फोल्ड करते करते, पोस्टेज डालते डालते ये सॉन्ग गा रहा है, सॉन्ग गा रहा है। मेरे नैन, ये नहीं गा रहा था, लेकिन मैं ये गा रहा हूँ, या तो भाई का कोई भी सॉन्ग गा लो आप, ठीक है। और ये ऐसा सोच रहा है कि मैं जब ये सॉन्ग गा रहा हूँ, स्टीफन स्पेंडर भी वहाँ पे इंग्लैंड में सेम सॉन्ग गा रहा होगा। क्या गा रहा होगा? सेम सॉन्ग गा रहा होगा, और एट द सेम टाइम। वापस रीड करते। इट वॉज द पोएट who had visited the Gemini Studios. I felt like I had found a long lost brother. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे जो पुराना ब्रदर मिल गया था। And I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. उसका एड्रेस लिख दिया। I felt that he too would be singing the same song at the same time. मेरे को ऐसा लग रहा है जब मैं ये काम कर रहा हूँ तब मैं जो सॉन्ग गा रहा हूँ वही सॉन्ग वो वहाँ पे गा रहा है। Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel. वो नहीं, पिक्चर में ऐसा होता है, पहले वो लोग एक सॉन्ग गाते गाते छूटे हुए होते, आखिरी जो एंड होता है वहाँ पे सॉन्ग गाते गाते मिल जाते हैं। स्टीफन स्पेंडर्स, स्टीफन दैट वाज हिज नेम एक्चुअली। ये जो चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, उस पैराग्राफ में हमें वो पोएट का नाम नहीं बताया गया था। अभी ये साइलेंस, जो सस्पेंस बोलते हो ना, वो छूटा। ये पैराग्राफ बहुत स्पीड से ख़त्म कर देंगे हम। कम्युनिज्म के ऊपर से ये पर्टिकुलर चैप्टर है। एंड ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, व्हेन आई वाज आउट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी। जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था, रिटायर हूँ, मेरे पास वक्त बहुत था लेकिन पैसे नहीं थे। एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन। कुछ भी अगर मुझे कम पैसों में मिल जाए तो आई यूज टू गेट अट्रैक्टेड। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, फुटपाथ के ऊपर कभी कभी बुक्स बेची जाती है।
देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स इन 50 पैसे ईच, 50 पैसे में नई नई बुक्स मिलती थी। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एक्चुअली ये क्या होता था, सेकेंड कॉपी होती थी। एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, मैंने एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन नीचे सबसे पहले दिखाया। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, मतलब वापस दिखा देते हैं। और ये द गॉड डेट फील्ड, इसके ऊपर हम आते हैं, अभी बताऊंगा तो नहीं पता चलेगा। पेपर बैक स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, मतलब सस्ते में स्टूडेंट के लिए बुक थी। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन क्रांति के 50 साल हो गए, उसके कनेक्शन में लो प्राइस बुक्स थी। आई पेड 50 पैसे, मैंने 50 पैसे दिया। एंड पिक्ड अप द कॉपी बुक, मैंने मेरी बुक ले ली। मेरी बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। अब आप देखो ये बुक क्या है, द गॉड दैट फेल्ड, मतलब ऐसे भगवान जो फेल हो चुके। कन्फेशन है, ये बुक के बारे में बता दूं, आर्थर कॉस्टलर, इग्नेजियो सिलोन, रिचर्ड राइट, एंड्रे गाइड, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर, लिखा है रिचर्ड क्रॉसमैन में, वो एडिटर है। मैंने 6 नाम, ये 6 नाम द गॉड दैट फेल्ड। तो ये 6 लोग, ये कन्फेशन की इस बाबत का है, ये 6 लोग कम्युनिज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? और कम्युनिज्म में जाने के बाद कम्युनिज्म वो चीज़ें, जैसे हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो उनके अंदर अपने माँ बाप के बारे में कोई प्रेम नहीं होता, वो अपने माँ बाप को मार सकते हैं, वो अपने बच्चों को मार सकते हैं, समझ रहे हो, और उनको कोई अफसोस नहीं होता। दे वर द गॉडलेस मैन, समझ रहे हो। तो ये लोग कम्युनिज्म में जाके एंटी कम्युनिस्ट हुए। कैसे हो गए? कम्युनिज्म में जाके एंटी कम्युनिस्ट हो गए। ये उन लोगों की कन्फेशन है कि हमें कैसा फील हुआ, फिर हम वापस क्यों आए। उनमें से एक व्यक्ति था स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। तो इसके दिमाग की घंटियां बहुत जलने वाली है, टेंशन मत लो आप। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेस डिस्क्राइब्ड, नीचे दिखाया मैंने 6 लोगों का। देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, मतलब वो कम्युनिज्म में चले गए थे। एंड देयर डिसइल्यूजन रिटर्न, सर ने आपके लिए डिसइल्यूजन वर्ड लिखा ही होगा। किसी में प्रतिष्ठित विश्वास टूटने से निराशाग्रस्त, और वो निराशाग्रस्त होके वापस आए थे कम्युनिज्म से, एंटी कम्युनिस्ट होके अपनी श्रद्धा में वापस आए थे। उन लोगों का कन्फेशन है। 6 के 6 नाम जो बुक के ऊपर है, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेसियो सिलोन, आर्थर कॉस्टलर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पेंडर। आखिरी वाला नाम कौन था? स्टीफन स्पेंडर। अगेन स्टीफन स्पेंडर, इसको याद आएगा, स्टीफन स्पेंडर। सडनली द बुक assumed tremendous significance. Stephen Spender, the poet who had visited Gemini Studios. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up. जला मतलब हैजी इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिनकी अपनी खुद लाइट होती है, तो उसका मतलब हैजी इल्यूमिनेशन, हैजी लाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये लोग, नीचे मतलब है, देख लेना। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियोज वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। आपको पता है ना, स्टीफन स्पेंडर जब आए थे जेमिनी स्टूडियो में, किसी के बाप को पता नहीं चला था कि वो क्या बोल के गए, तो वो मिस्ट्री नहीं है। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोएट्री। और उस टाइम पे जो वासन जी थे, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, उनको शायद उससे कुछ लेन देना ना हो, शायद। यहाँ पे उन्होंने शायद वर्ड यूज़ किया। जो आखिरी वाली लाइन है, बड़ी सिग्निफिकेंट लाइन है यहाँ पे। जब भी, और ये बहुत इंडियन राइटर्स इतने महान नहीं होते, बहुत नेक्स्ट लेवल चले गए थे ये राइटर। एक लाइन पे से दूसरी लाइन में जब क्या बाउंस किया, बहुत बढ़िया लिखा। और आखिरी जो 2 लाइन है उसमें तो उन्होंने मतलब ऐसे फाड़ के रख दिए, सिर्फ आखिरी 2 लाइन। फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ आखिरी 2 लाइन को, येलो से हाईलाइट करता हूँ। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज, मे को मैं अलग से रेड लाइन करता हूँ, मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्पेंडर्स पोएट्री। ऐसा हो सकता है कि जो बॉस थे उनको स्पेंडर की पोएट्री से शायद कुछ लेन देन ना हो, मे, लेकिन आई एम श्योर बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड। लेकिन आई एम श्योर हूँ कि उनको, उनके जो भगवान फेल हो चुके हैं, ये जो बुक है, इससे तो उनको बिल्कुल भी कुछ भी लेन देन नहीं था। मतलब ये जो इंडिया में और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म और एंटी कम्युनिज्म का जो लफड़ा चल रहा था पिछले 20th सेंचुरी की बात अगर हम कर लें, और उसी के तर्ज के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो रशियन डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ो। रसिया के, सोवियत यूनियन, मतलब रसिया नहीं बोल सकते, सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ
कुछ ज़्यादा जानना है तो आप इतिहास के पन्नों में जा सकते हो। आखिरी दशक में जो हुआ डिसइंटीग्रेशन, अराउंड 1995 में ये जो रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, बराबर है, नाम याद नहीं है मेरे को, गोर्बाचेव जैसा था, मिखेल गोर्बाचेव, रशियन सोवियत यूनियन का अगेन डिसइंटीग्रेशन हुआ। उसमें भी कम्युनिज्म और एंटी कम्युनिज्म ये सभी थी चीज़ें। तो 20th सेंचुरी में कम्युनिज्म का बड़ा बोलबाला था और उनके अगेंस्ट का भी बहुत बड़ा बोलबाला था, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बराबर है। बट ये राइटर श्योर है कि ये सब चीज़ों से इनको कुछ लेन देना नहीं था। और आपको ये बता दे, वापस लाइट करवा दे, साउथ इंडिया में कम्युनिज्म बड़ा फूला फाला था और ये लोग एंटी कम्युनिस्ट लोग यहाँ पे साउथ इंडिया को टारगेट करके आ रहे थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग कौन है। अब बाद में जैसे ये जो बड़े से बड़े राइटर हैं उनको शायद कुछ पता चला, क्योंकि पूरी दुनिया घूमते थे। एंड पूरा चैप्टर मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया और इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं थोड़ा सा भगाया, सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि एफर्ट्स लगती है। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।